तो लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक चीज समझी थी कि थायराइड की दवाई किस तरीके से छोड़नी चाहिए। आज हम समझते हैं कि ये थायराइड की बीमारी असल में क्या है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म कैसे समझेंगे, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आज थोड़ी सी हम समझ विकसित करते हैं। वैसे तो मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी बताऊंगा, पर आयुर्वेदिक दवाइयां हाइपरथायराइडिज्म में तो फिर भी थोड़ी ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हम बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर की, ठीक है। सो थायराइड डिसऑर्डर में दो तरह के थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो आप सब जानते हो कि थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है जो T3 T4 नाम के ऐसे हार्मोन बनाता है, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, जिससे आपकी बॉडी एनर्जी और टेम्परेचर और बहुत सारे काम करती है। मतलब बेसिकली आपके शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा के प्रोडक्शन में थायरॉक्सिन नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन यूज होता है, और वो आता है थायराइड ग्लैंड। ठीक। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनने का प्रोसेस जो है, ये थायराइड ग्लैंड से होता है। तो अगर ये थायरॉक्सिन कम बने या ज्यादा बने, तो ये कंडीशन जो है, ये बीमारी की कंडीशन होती है। तो जब कम बनता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपो। हाइपो प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कम होना। और हाइपर हो गया तो ज्यादा होना, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, या हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, जैसे आपने देखा था। ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? जब थायराइड ग्लैंड जरूरत भर का हार्मोन नहीं बना पाता, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइड। ठीक। तो हाइपोथायराइडिज्म जब किसी का होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा। उसके पास जरूरत भर की ताकत नहीं रहेगी, तो उसके सारे फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। क्यों होता है ये? तो ये होता है बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, जिसको हाशीमोटो कहते हैं। हाशीमोटो का अगर आम बोलचाल की भाषा में समझो, तो जो मैं बार बार आपको कहता हूँ ना, ये थायर आप सबको अगर थायराइड से बचना है तो देश का नमक टाटा नमक खाएं, वो है। जो लोग टाटा नमक नहीं खाते, उनके थायराइड ग्लैंड में सूजन होने लगती है। इसका नमक से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है आयोडीन से। तो अगर आपके पास सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा, तो आपके थायराइड ग्लैंड में सूजन होने लगेगी, और ये कंडीशन कहलाती है हाशीमोटो, है ना। या ग्वाइटर के नाम से आपने सुना होगा, घेंघा सुना होगा, जिस भी नाम से सुना हो, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो ये एक तो ऑटो इम्यून रीजन से होता है, दूसरा आयोडीन डेफिशिएंसी, या कोई थायराइड की सर्जरी, या पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, तो ऐसा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम मतलब एक हार्मोन बनता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये जब अच्छे से बनेगा तभी पिट्यूटरी TSH अच्छा बनेगी, और जब TSH अच्छा आएगा तो थायरॉक्सिन अच्छा बनेगा। तो पिट्यूटरी ढंग से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से TSH नहीं बन पा रहा। ठीक है। तो इसका मेजर मेजर कारण आयोडीन है। कोई सर्जिकल कंडीशन हो या पिट्यूटरी की प्रॉब्लम हो, हार्मोन का प्रॉब्लम समझ सकते हैं इसको, या फिर ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, जो कि ऑटो इम्यून रीजन से आती है। तो इसमें होता क्या है कि T3 T4 दोनों ही कम हो जाते हैं। ये बेसिकली जैसे आप मैथ में पढ़ते थे ना, पावर 2 पावर 3, ऐसे उसी तरीके से T3 T4 ये हार्मोन है, जो कि बॉन्ड बनाते हैं थायरॉक्सिन के लिए। सो उस हिसाब से T3 T4 कहलाते। तो इनका लेवल हो जाएगा कम, और
टीएसएच जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाई, और मेटाबॉलिज्म हो जाएगा स्लो। तो इसीलिए आप देखते हो ना, टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, टीएसएच लेवल घटा हुआ है मतलब हाइपरथायराइडिज्म है। तो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच के लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर किसी को ये हो जाए, किसी को अगर ये हो जाए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? थकान होगी। ठीक। अगर बॉडी एनर्जी को सही से प्रोसेस नहीं करेगी तो क्या करेगी? स्टोर करने लगेगी, वजन बढ़ाएगी। और क्या होगा? ठंड झेली नहीं जाएगी, क्योंकि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन वीक हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। स्किन आपकी जो है बहुत रूखी हो जाएगी, बाल आपके कमजोर हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। तो ये हैवी पीरियड्स होना मतलब अगेन आपके पिट्यूटरी का माल फंक्शन। इसीलिए जब भी किसी को प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो थायराइड देखते हैं, जब किसी को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो थायराइड देखते हैं, इनफर्टिलिटी जैसी कोई कंडीशन आती है, इनफर्टिलिटी में भी थायराइड देखते हैं। सो थायराइड बेसिकली मेटाबॉलिक कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो आप सब जानते हो T3 T4 TSH का टेस्ट करा लो। सो आपको उसमें T3 T4 लो मिलेगा, TSH हाई मिलेगा। थायराइड एंटीबॉडीज या अल्ट्रासाउंड ये बहुत रेयर लोग करते हैं, ब्लड टेस्ट से काम हो जाता है। पर थायराइड एंटीबॉडीज उस केस में करना होता है जहां पे ये लेवल्स दवाई के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। तो थायराइड एंटीबॉडी और अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि कहीं कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रही, ग्लैंड बढ़ तो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक आप वो बोल रहे थे ना, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाँ, सर उसका सेंटेंस वो पिट्यूटरी से कैसे रिलेटेड है, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। बिल्कुल कर देते हैं। देखिए, दरअसल आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मेजरली कुछ हॉर्मोन्स बनाता है, जिनमें एक हार्मोन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH, जिसको आपने पढ़ा था। उसी तरीके से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी बनाता है। तो ये जब GnRH जाते थे पिट्यूटरी पे एक्ट करते थे तो FSH और LH बनता था। उसी तरीके से जब TRH एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे तो TSH बनेगा। तो जब स्ट्रेस होता था तो GnRH डिस्टर्ब होते थे, पीरियड डिस्टर्ब हो जाता था। उसी तरीके से अभी स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? TRH डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे TSH बढ़ जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो इसका अच्छा इलाज मैं आपको कहूंगा कि दवाई खाना ही है। इसका अच्छा इलाज दवाई खाना ही है, क्योंकि दूसरे किसी और पैथी में अगर आप जाते भी हो तो कुछ बहुत पक्का पक्का इलाज इसका है नहीं। इसमें आपको इजी डाइजेस्टेबल खाना खाना है, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका एनर्जी लेवल बहुत लो ना होने पाए। लेकिन दवाई खाना ही इसका एक मात्र सोल्यूशन है। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो कुछ भी करने लायक बचोगे नहीं। ऐसे समझो कि अगर किसी इंसान का कोई बिजनेस है, मानो आपके पास 5,000 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए हर साल आपको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो ये 1,000 करोड़ रुपए आपको चाहिए, नहीं तो आपके 5,000 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। सही बात है। तो आप फिर क्या करोगे? चाहे जैसे किसी से उधार लेके आओगे, कुछ करोगे, कहीं से करोगे, 1,000 करोड़ लाओगे, क्योंकि आपको 5,000 करोड़ की चिंता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो थायराइड
ग्लैंड का थायरॉक्सिन है, वो अगर नहीं आया तो पूरी बॉडी हो जाएगी स्लो। तो पूरी बॉडी को स्लो छोड़ने से अच्छा है कि एक दवाई खा के पूरी बॉडी को फास्ट कर लिया। अब जब पूरी बॉडी मेरे मन के हिसाब से काम करेगी तो मैं एक दिन उस लेवल पे भी पहुंच जाऊंगा कि जब दवाई की जरूरत को रोका जा सके। तो मैं खुद योग की समझ रखने के बाद, आयुर्वेद की समझ रखने के बाद अगर आपको दवाई खाने की कह रहा हूं, तो इसका मतलब ही ये है कि ये दवाई जो है ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कुछ भी करने लायक नहीं बचोगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लो कि दो लोगों का थायराइड लेवल डिस्टर्ब हुआ। आपकी क्लास क्लास से दो लोग ले लेते हैं। मेरे पास अभी भारती जी और हिना जी एकदम अगल बगल में दिख रही हैं। तो सर मेरा थायराइड है 23 ईयर से, मतलब जब मैं 23 की थी तब से, यानी 20 साल। नहीं, इतने हम साल। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि भारती और हिना मुझे अगल बगल दिख रही हैं, ऑलमोस्ट दोनों ही दुबली पतली भी हैं। तो जो भारती और हिना दोनों दुबली पतली हैं, दोनों एक्टिव भी हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोनों के थायराइड के टेस्ट लेते हैं और दोनों का टीएसएच लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि दोनों के टीएसएच लेवल बढ़े हुए हैं, दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स उठा के देखी। और रिपोर्ट उठाने के बाद भारती चली गई डॉक्टर के पास, थायरॉक्सिन की 0.25 mg की दवाई ले आए। और हीना ने कहा यार फालतू ये सब कुछ नहीं है, मैं थोड़ा योगा वोगा करूंगी, फिट हो जाऊंगी। हीना ने अपनी रिपोर्ट को किनारे रखा और लग गई लाइफस्टाइल सुधारने में। क्योंकि अभी थायराइड का लेवल नया नया बिगड़ा था, तो हिना को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। हिना ने खूब जोर लगा के एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना चालू किया, लाइफस्टाइल बदला खूब एकदम। और भारती वो साथ साथ क्या कर रही थी, दवाई खा रही थी और अपना लाइफस्टाइल बदल रही थी। कुछ 10 महीने बाद अचानक से दोनों आपस में मिली। दोनों ने डिस्कस किया कि यार 10 महीने पहले हमारा थायराइड डायग्नोस हुआ था। अब जब दोनों ने फिर से अपने टेस्ट कराए तो भारती का थायराइड नॉर्मल आया, लेकिन हिना की रिपोर्ट काफी डरावने वाली थी। क्यों हुआ ऐसा? ये हुआ सिर्फ और सिर्फ उस मेडिसिन के न लेने की वजह से। बाकी तो दोनों ने अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी, दोनों ने अच्छा खाना खाया, दोनों अच्छे एक्टिव हुए। लेकिन दवाई न खाने की वजह से हिना जितनी ताकत पैदा कर रही थी उतनी खर्च कर रही थी। तो हिना क्या हुआ, धीरे 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 मोटी हो गई 10 महीने में। और भारती जैसी थी वैसी ही है, और लेवल्स भी नॉर्मल हो गए। तो हिना क्या करेंगी, अपने आप को पतला रखने के लिए और खाना कम करेंगी और मेहनत बढ़ाएंगी और थक जाएंगी। तो फिर धीरे धीरे हिना को क्या होगा, कभी पैरों में दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी आलस आएगा, कभी वॉमिटिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। और हिना बोलेंगी यार मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। तो फिर कोई महानुभाव बोले अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र हो रही है कि मेनोपॉजल चेंज होगा। फिर हिना इसको इग्नोर करके थोड़े और समय बढ़ जाएंगे। तो जितने समय तक इसको इग्नोर करती जाएंगी उतनी प्रॉब्लम बढ़ाती जाएंगी। और जितनी जल्दी इसकी दवाई खा लेंगी उतनी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक। तो यहां मैं आपको दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूं, दवाई खाने का फायदा बता रहा हूं। अब अगर आप दवाई नहीं खाते हो तो प्रॉब्लम आ गई। इसी को थोड़ा सा प्रेगनेंसी के सिनेरियो में देखते हैं कि हिना और भारती, प्लीज बुरा मत मानिएगा, दोनों एक टाइम पे प्रेग्नेंट हुई और दोनों ने पहले ट्राइमेस्टर के ब्लड टेस्ट में थायराइड डिटेक्ट किया। अब भारती ने दवाई खाना चालू कर दिया, हिना ने दवाई नहीं खाया। अब 10 साल बाद जब दोनों के बच्चे आमने सामने खड़े होंगे तो क्या अंतर होगा पता है?
भारती के बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी, उसकी याददाश्त अच्छी होगी, वो एक्टिव और एनर्जेटिक होगा। हिना के बच्चे की बुद्धि कमजोर होगी, याददाश्त कमजोर होगी, और वो लेथार्जिक फील करता है। तो माँ की गलती किसको भुगतनी पड़ी? बच्चे को भुगतनी पड़ी। तो इसलिए थायराइड की बीमारी जब भी हो, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रास्ता आपकी पूरी बॉडी से है। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए तो उसका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई थायराइड ग्लैंड की बीमारी में आ जाए तो उसका सारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। वो फिर अगर दवाई नहीं खाएगा तो सोता रहेगा, आलस करेगा, परेशान रहेगा। लेकिन अगर दवाई खाएगा तो चीजें उसकी बेहतर हो जाएंगी। जी ना बोले। सर इसका इफेक्ट हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे भी पड़ सकता है इन केस वी आर इग्नोरिंग कि हमें दवाई नहीं लेनी। बताया तो, पूरी बॉडी पे पड़ेगा, सिर्फ एक आध ऑर्गन पे नहीं, पूरी बॉडी पे पड़ेगा। हार्ट भी कमजोर हो जाएगा, लिवर भी कमजोर हो जाएगा, किडनी भी कमजोर हो जाएगा। इन सिंपल आप पूरी की पूरी कमजोर हो जाएंगी। आप देखते हो ना, जब कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है किसी की, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका थायराइड फंक्शन जरूर एक बार दिखवा देती है। तो थायराइड बड़ी जरूरी कंडीशन है जिसको सॉल्व कर लेना चाहिए। सर हाइपो में टीएसएच बढ़ा रहता है, T3 T4 कम रहता है, और हाइपर में ऑपोजिट होता है, क्या डॉक्टर टीएसएच कम हो जी। जाता है? सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर जैसे हमने टेस्ट कराए और उसमें वो बढ़ा हुआ आया, लेकिन रिपोर्ट्स टेस्ट तो करा लिए बट मेरी फ्रेंड है उसने रिपोर्ट्स किसी को दिखाई नहीं, पर 6 महीने से ज्यादा हो गया है और वो खूब एक्टिव है, डांस क्लासेस वगैरह करती है, मतलब उसको पता ही नहीं है। अब मेरे पास रिपोर्ट आई है तो मतलब हमारी बॉडी में सिम्टम्स वगैरह हमें पता नहीं लग पाते हैं सर, क्या ऐसा भी होता है? मैं बताता हूँ, ये इसके ऐसे कुछ बहुत ज्यादा खास सिम्टम है नहीं। आप ऐसे समझो कि आपकी कमाई साल भर की जो है वो 12 लाख रुपए थी। ठीक। अब कुछ कुछ चेंजेस आए थोड़े उसमें, टैक्स रिजीम में, तो अभी आपको कुछ टैक्स बेनिफिट होने लगा, तो आपके एक आध लाख रुपए और बचने लगे। तो जब आपके एक आध लाख रुपए सालाना बचने लगे तो क्या उस 1 लाख रुपए को आप सेव कर पाओगे? नहीं ना, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर एक आध लाख रुपए कम हो जाए तो क्या आपके खर्चे कम होंगे? क्या नहीं, फिर भी आपकी लाइफस्टाइल सेम ही रहेगी। इसका नुकसान कब दिखेगा? लॉन्ग टर्म में, जो आपकी SIPs वगैरह थी वो जब गड़बड़ होने लगेंगी तब आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। तो इसीलिए जब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा रिपोर्ट में विजुअल चेंजेस नहीं दिखते, ना बॉडी में कोई विजुअल चेंजेस दिखते हैं। समझो कि आपको 100 रुपए की एनर्जी चाहिए थी, 90 रुपए की मिल रही है, 10 रुपए की एनर्जी आप ऐसे ही इग्नोर कर देते हो। तो इसलिए थायराइड कितना बढ़ा हुआ है, कितनी बड़ी डोज की जरूरत है। कल आप शायद ध्यान नहीं दिया आपने, कल मैंने कहा था पहले मिनिमम डोज पे आएंगे। जब मिनिमम डोज पे आने का बात है, इसका मतलब कि 10% दवाई काम कर रही, 90% हमारी बॉडी काम कर रही। अब हम इस 10% दवाई को रोक सकते हैं। पहले हमें कहाँ आना है? मिनिमम डोज पे आना है। जब तक हम मिनिमम डोज पे नहीं आएंगे तब तक हम दवाई नहीं बंद कर पाएंगे। और उस सर जब मिनिमम डोज पे भी हम 3 महीने दवाई खाएंगे फिर जाके छोड़ेंगे। सर हाइपर में टीएसएच कम होता है और T3 T4 भी कम होता है, कि वो वैसे ही बड़े कम, होते हैं, ये बड़े होते वो बड़े होते हैं? सर जब टीएसएच बढ़ता है तो इसका उसका इम्पैक्ट हमारी वॉइस पे भी पड़ता है। हैं। ऐसा इतना ज्यादा विजुअल नोटिसेबल चेंज नहीं होता। सर एक्चुअली ये मैंने ऐसा अनुभव किया, ये चीजें जो इसके सिम्टम्स रहते हैं इतने नेचुरल होते हैं कि हम उसको ऐसे कि ये तो नेचुरल है ऐसा लेते हैं। जब ये नेचुरल है बाद में जाके समझ में आता है कि ये नेचुरल नहीं है।
और कुछ अलग से आ जाता है बॉडी में वो फील, वरना सर मोस्टली। वेट गेन होता है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है ना, और जल्दी कम भी नहीं होता है। हाँ, वेट गेन होना, वेट कम ना होना, थकान लगना, आलस लगना, थोड़े बहुत दर्द वर्द होना, ये सब कुछ, आंखें वाखें थोड़ी आपकी बड़ी हो सकती हैं, आंखें थोड़ी सी ऐसे ज्यादा चौड़ी हो सकती हैं, रेडनेस हो सकता है, ये सब बहुत लेटर स्टेज पे होगा जब आपका थायराइड लेवल बहुत डिस्टर्ब हो जाए। वैसे थोड़े बहुत चेंजेस में कोई फर्क नहीं दिखता। अब ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है? ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही, चलो हीटर चला लो। हम्म थोड़ी मोटी जैकेट पहन लो, हो गया काम। तो इसलिए हम इन सब चीजों को बर्दाश्त समझ नहीं पाते। सर कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है ऐसे सुना था। हाँ, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स में भी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस रहती है, पर सबको जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स हो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो थायराइड गड़बड़ होते हुए भी नेचुरली कंसीव कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से दवाई खाते खाते डिलीवर भी कर लेती है। हाँ, तो इसलिए ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि थायराइड गड़बड़ हो गया तो कंसीव नहीं होगा। हाँ, थायराइड गड़बड़ होने से कंसीव करने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन अगर कोई। डॉक्टर्स पूरे टच में रहते थे कि 3-3 महीने में वो बच्चे का और मतलब मदर का पूरा चेक करते रहे कि उसमें तो नहीं आया, ये सब प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी कुछ बहुत प्रॉब्लम वाली कंडीशन नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है। पर हाँ, अवेयर रहने की जरूरत है कि अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसको कहिए कि भाई देखो, किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलो, इसकी डोज सेट करो और इसको फिक्स करो, दवाई खाना और फिर लाइफस्टाइल बदलना, ये समझदारी है। दवाई ना खाना, सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना, ये समझदारी नहीं। तो इसमें भूख भी ज्यादा लगती है क्या, थायराइड होते तो? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है भूख ज्यादा लगना। ये जिनके इसमें इंसुलिन चेंजेस भी होंगे उनमें भूख थोड़ा ज्यादा लग सकती है, बाकी सब में तो मुश्किल है। सर और कुछ चीजों को सर लेकर मैं क्योंकि क्या मैंने कह। देखा है ऐसे लोगों को कि थायराइड जिनको हुआ है उनको भूख लगती है, वो खाते रहते और वेट इतना बढ़ता है, और बोला ऐसे बोलते हैं कि आप कुछ करते नहीं तो बोले कुछ फायदा नहीं है, थायराइड हुआ है तो वेट कम ही नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, ये भी मिथ है कि थायराइड हुआ तो वेट कम नहीं होगा। थायराइड। मुंह भी मुंह भी सूखता है इसमें। हाँ, मुंह सूखना थोड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये सब कुछ ग्लूकोज टॉलरेंस के टेस्ट वो है। मुंह सूखना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा होना, ये सब कुछ ग्लूकोज टॉलरेंस आपकी बॉडी में अगर बढ़ गया है तो उसकी वजह से होता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ रख सकते हो उसको। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है। सर और ऐसा कहते हैं कि कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए खाने को लेके, जैसे कि वो बढ़ा गोभी, देता है, ऐसा कुछ है क्या? गोभी, गोभी जो है ये या जैसे फूल वाली जो चीजें हम खाते हैं ना, ब्रोकली, गोभी, ये सब चीजें थायराइड ग्लैंड पे ग्रोथ कर सकती हैं या वैसे। सोया प्रोडक्ट भी ना। हाँ, सोया प्रोडक्ट्स भी थायराइड में अच्छे नहीं माने जाते, बिकॉज आपका फैट सेल बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, आप और फाइटो ईस्ट्रोजन डाल रहे हो, तो अच्छा नहीं होता। सर जो तो अगर दवाई लेते रहें उसके बाद में एक्सरसाइज नहीं करें तो उनका डोज बढ़ जाता है फिर? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप दवाई के भरोसे हो और अलग तरीके से कहीं से कमाई नहीं कर रहे हो तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं ना। माफ कीजिए। तो जब आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे तो बाद में फिर और आपको उधार लेना पड़ेगा और दवाई की डोज लेनी पड़ेगी। सर एक बार ये सर जो दवाई प्रोडक्ट कम आप करने बता के रहे लिए क्या हैं, तो करें? जो ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, और जो खा सकते हैं और जो नहीं खा सकते, एक बार इसे रिपीट कर दूं क्या? बिल्कुल। ये वैसे तो देखिए, आसानी से पचने वाला हर खाना अच्छा है, ठीक है? आसानी से पचने वाला हर खाना अच्छा है। ये गोभी और सोया प्रोडक्ट जो है ये थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं हॉर्मोन्स लेवल को, लेकिन छोटी डोज में ऐसा ये भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि कभी आपने महीने में एक आध बार किसी के यहाँ गोभी की सब्जी खा ली तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? या महीने में एक आध बार आपने सोया चाप खा लिया या सोया न्यूट्रिला वाले सोया की बढ़िया खा ली तो ऐसा कुछ बहुत आफत नहीं आ जाएगी।
इसमें भी वही सर इसमें भी वही नहीं, चीज नहीं खानी। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप बोलेगा। इसमें भी वही चीजें नहीं खानी है जिसमें हॉर्मोन्स अब्यूज हो। जैसे सोयाबीन था, अगर ट्रस्टेबल सोर्स से दूध नहीं मिल रहा है तो डेयरी प्रोडक्ट भी गड़बड़ है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में भी हॉर्मोन्स अब्यूज बहुत ज्यादा होता है। फिर वो सारा केमिकल वाला खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं वो अच्छे नहीं है। फ्राइड खाना, केमिकल वाला खाना और आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स वाला खाना ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थायराइड में भी ज्यादा बुरा होता है। बाकी एक चीज होती है अजीनोमोटो, ये बड़ा बुरा होता है थायराइड के लिए। चाइनीज खाने में अक्सर टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल दिया जाता है, ये बहुत बुरी चीज है। ठीक है। सर एक एज के बाद हम लिपिड प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट, ये सब हम ट्रैक में रखते हैं, लेकिन कभी थायराइड नहीं करवाते, तो वो भी करवाना चाहिए क्या? ऑनेस्टली जो लोग ट्रैक करते हैं वो थायराइड भी करवाते हैं, आप नहीं करवा रही हैं। अच्छा सर हाँ, अगर टेस्ट पूरी बॉडी तो वो थायराइड मस्ट करवाते ही हैं, रहती है। जी मैम। सर एक क्वेश्चन मेरा भी सर। सर कहाँ गए? सर का शायद कॉल आ गया है, वो कॉल पे बात कर रहे थे। हम्म। ऐसा भी होता है क्या, किसी को सिम्टम्स तो आ रहे हैं बट टेस्ट करवाया तो नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर टेस्ट में है मेरे तो को है। काफी सालों से सिम्टम्स रहते हैं, मतलब हर बार डॉक्टर को यही रहता है कि आपको थायराइड होए, मतलब जो सिम्टम्स रहते हैं, बट जब भी करवाते हैं हमेशा थायराइड नॉर्मल आता है। तो फिर नहीं है, वो सिम्टम किसी और चीज के हैं। हाँ, एक्चुअली कई बार क्या होता है, जनरली जब वेट गेन करना शुरू करते हैं ना, तो सिंपली सब बोल देते हैं हमारा थायराइड तो नहीं बढ़ रहा है, पर वो वो वेट ऐसा गेन हाँ, पर किसी उसका और रीजन, वजह से हो रहा है, और अगर वो टेस्ट में नहीं आया है तो नहीं, उसका रीजन कुछ और हो सकता है। दूसरा मतलब साइड में देखो, पर अगर टेस्ट में है तो है, नहीं तो नहीं है। हाँ मतलब वो तो यही है ना सिम्टम्स। थायराइड जैसे ड्राइनेस होता है, हेयर फॉल होता है, पीरियड्स प्रॉब्लम पहले था, फिर तो वो उसका सारे कारण कुछ और होगा। मेमोरी धीरे जैसे कम हो रही धीरे, तो ये सारे थायराइड के ही लक्षण है। अब लेकिन जब रिपोर्ट करवाया तो नॉर्मल। ये सब मेनोपॉज में भी तो होता है शुगर। इसके हाँ, ये और भी दूसरी चीजों के भी लक्षण है, मेनोपॉज बोलो या आफ्टर मेनोपॉज भी हो सकता है ये वाले प्रॉब्लम्स। हाँ। एस्ट्रोजन लो होने लगता है तो आपको ऐसा वो डॉक्टर ड्राइनेस और गैस ये सब। करते हैं कि वेट कम है, ज्यादा है, वो गैस करते हैं, तो इसलिए वो चेकअप करवा लेते हैं कि अगर वो है तो वो उस तरीके से ट्रीट करें, वो नहीं है तो फिर वो उसको छोड़ देंगे थायराइड, और वो बाकी ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे। पर डॉक्टर को वेट कम और ज्यादा में डाउट रहता है। सॉरी, हम्म। आप ऐसा करते हैं, इसको रोकते हैं। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं खींच पाऊंगा, कुछ कारण से कहीं जाना है मुझे। बट आज 10 बजे ठीक हम खत्म कर देंगे, तो इसको मैं करता हूँ। हाइपोथायराइडिज्म तो आपने समझ लिया कि जहां पे भी टीएसएच का लेवल ज्यादा मिल रहा है वो हाइपोथायराइडिज्म है। जहां टीएसएच का लेवल लो हो जाएगा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि टीएसएच का लेवल जो है वो लो हो गया। हाई T3 T4, टीएसएच लो। ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस दोनों में सेम ही होते हैं, बस रिपोर्ट उल्टी होती है, जिससे हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म का पता चलता है। यहाँ पे सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? यूजली इंसान का वजन कम होने लगेगा, पाल्पिटेशंस रहेंगी, एंजाइटी रहेगा, थोड़ा स्वेटिंग ज्यादा होगा, वो थोड़ा परेशान सा रहेगा। या फिर ये समझो कि पीरियड्स जो है वो थोड़े कम आएंगे। तो अगर किसी को ब्लीडिंग कम हो रही है, थोड़ी अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं, तो भी उसको एक बार तो रूल आउट कर लेना चाहिए। पर ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं 100% मैच करें जरूरी नहीं है। किसी भी बीमारी में सारे सिम्टम्स 100% मैच करें जरूरी नहीं होता। कुछ सिम्टम्स डोमिनेट होते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं होते।
तो जो सिम्टम आपको दिख रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। पर जो सबसे जरूरी चीज है डायग्नोज करने का, वो है कि आपने ब्लड में उसका लेवल देखा, सीरम में उसके लेवल्स पता चले, जिससे आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा दूध घी अच्छी चीज है, वेट बढ़ाने वाली चीजें अच्छी चीज है, पर इसमें भी खाने का वही ध्यान रखना है आपको कि जो खाना आपकी बॉडी को आसानी से पच जाए, शीतलता दे, बल दे, तेज दे, ऐसा खाना अच्छा खाना है। जो खाना बासी हो, जिस खाने से आपको तकलीफ हो, वो खाना नहीं खाना। तो बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, स्ट्रेस, ये सब चीजें थायराइड में अच्छी नहीं है। थायराइड में थोड़ा सा योगा मैं अच्छा आपको समझाना चाह रहा था, ये समझ लीजिए जो जरूरी चीज है। थायराइड में जब भी आप योगा प्रोटोकॉल बनाएंगे, हमेशा योगा प्रोटोकॉल को पहले 3 महीने तक ग्रेजुअली क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लाइक पहले महीने आपने जितनी मेहनत कराई, दूसरे महीने उससे थोड़ी ज्यादा होगी, तीसरे महीने उससे ज्यादा होगी। अब जो तीसरा महीना है वो एक सेचुरेशन लेवल पे आ गया कि आप इतनी मेहनत इंसान अच्छे से कर पा रहा है। उस 3 महीने के बाद वाली मेहनत को अगले 6-8 महीने लगातार मेंटेन करेंगे, तो जाके आपका थायराइड लेवल इम्प्रूव होगा, दवाई छूटेगी। तो इसको बेसिक थ्योरी तो आपने समझ ली, मैं कहना क्या चाह, अगर इसको प्रैक्टिकल वे पे थोड़ा समझना चाहते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे पहले महीने हमने किसी को 45 मिनट का पवन मुक्त कराया, दूसरे महीने हमने उसको 45 मिनट की जगह 10-15 मिनट पवन मुक्त कराया, 10 मिनट का सूर्य नमस्कार कराया, थोड़ा शवासन कराया, कुछ आसन कराए। तो जब हमने उस लेवल को अचीव कर लिया जहां वो 40 सूर्य नमस्कार कर रहा है, कुछ आसन कर रहा है, थोड़ी देर वार्म अप कर रहा है, थोड़ा ब्रीदिंग कर रहा है, थोड़ा मेडिटेशन कर रहा है, अब इस पूरे प्रोटोकॉल पे बिना कोई चेंज किए अगले 6-8 महीनों तक इसको कंटिन्यू करें, तो उससे क्या होगा, उसके शरीर को एक तरह के ऊर्जा को खर्च करने की आदत होगी, जिससे उसका थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इस पे? चलिए, तो अब आपके हम सवाल ले सकते हैं थायराइड से जुड़े। वैसे तो आज मैं इस पे स्ट्रेस भी जोड़ने वाला था, पर स्ट्रेस अब नहीं हो पाएगा आज। तो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में बहुत बेसिक समझना है आपको कि कोई भी अगर आपको ऐसा मिलता है जिसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि इसको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसको क्या करना है कि उससे पूछना है कि आपकी प्रेजेंट डोज कितनी है। प्रेजेंट डोज के अकॉर्डिंग उसका एक पूरा लाइफस्टाइल रूटीन प्लान करना है कि भैया इतने मुझे सो जाना है, इतने मुझे उठ जाना है, इतने मुझे मोशन को जाना है, इतने मुझे ये खाना है, इतने मुझे ये करना है, इतने मुझे ये खाना है, इतने मुझे ये करना है। सो उसका पूरा दिनचर्या आपने प्लान कर दिया और उसको समझाना है कि देखो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। कभी एक आध महीने में एक आध दिन आपने भाई कुछ इमरजेंसी में अलग तरीके से जी लिया, कोई बात, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको सेम तरह का रूटीन फॉलो करना होगा, तब जाके एक्सरसाइज सेम तरह की हो पाएंगी और उसकी बॉडी में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पुरानी जो याददाश्त है थायरॉक्सिन बनने की, उस याददाश्त को आपको क्या करना होगा, हटा के नई याददाश्त बनानी होगी। तो जब पुरानी याददाश्त को हटा के आप नई याददाश्त बनाओगे, तब जाके चीजें इंप्रूव होंगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सर ये हाइपो और हाइपर में सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है? भाई दोनों आई तो सेम रीजन से है ना, एक में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, एक में कम हो रहा है। तो आपको तो दोनों ही स्थिति में मेहनत को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि अगर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, डोज बढ़ती जाएगी।
अगर आप एक्सरसाइज बढ़ाने पे जाओगे तो जितने हाइपर थायराइडिज्म वाले हो तो बड़े मजे से एक्सरसाइज कर लेंगे। तो उनको कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको, तभी तो उनका हॉर्मोन्स का लेवल बैलेंस होगा। और हाइपो वाले जो हैं, जब उनकी एक्सरसाइज बढ़ाना चाहोगे तब वो फिर गिव अप करने लगेंगे कि नहीं नहीं नहीं, थकान हो रही है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए आपको एक लेवल ऐसा मेंटेन करना होगा जिस लेवल को आगे आप कंटिन्यू करें। तो दोनों की एक्सरसाइज सेम होती है? क्या कह रहे हैं? दोनों की एक्सरसाइज सेम रहती है? हाँ, दोनों का कारण ही सेम है ना, दोनों का कारण इंडोक्राइन डिस्टर्बेंस है। दोनों का कारण एक है। अब एक में क्या है कि ग्लैंड ने ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करना चालू कर दिया है, एक में कम सिक्रीट कर दिया। पर प्रॉब्लम तो ग्लैंड में ही है। तो हम योग में तो क्या करेंगे, योग में तो हम ग्लैंड पे ही ब्लड सप्लाई अच्छी करेंगे, स्कल पे ब्लड सप्लाई अच्छी करेंगे, है ना, बॉडी के फंक्शन को ऑप्टिमम करेंगे जिससे चीजें बेहतर हो, उसका रोज का एनर्जी एक्सपेंडिचर सेम करेंगे। तो जो हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म का मैनेजमेंट है, यौगिक मैनेजमेंट सेम है। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि जब कोई थायरोनॉम ले रहा है तो फिर क्यों फालतू उसको आयुर्वेदा दवाई खिलाना, उसके खर्च कराना। पंकज जी, मैं कहूंगा मत शिफ्ट कीजिएगा। मैं कहूंगा कि एलोपैथी से आयुर्वेद में मत शिफ्ट कीजिएगा, क्योंकि वो जो दवाई खा रहे हैं वो ना एलोपैथी की दवाई ना आयुर्वेद की दवाई। एलोपैथी में थोड़ी रिसर्च ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने साइंटिफिकली एक हार्मोन बना के रजिस्टर कर लिया। आप देखोगे अबॉट की ही ये मेडिसिन आपको दिखेगी, किसी के भी घर में देख लेना। थायरोक्सिन, थायरोनॉम एक बड़ी पेटेंट मेडिसिन है जो हर सिटी में बिक रही है। इसका रीजन क्या है कि इसमें बहुत वैरायटी नहीं है, सिर्फ यही है क्योंकि ये एक तरह का हार्मोन है, ये कोई दवाई कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। और इसका यूज भी बड़ा लिमिटेड है कि एक बार कोई इंसान लेने लगा तो कई महीने कई साल लेगा, तो उसको बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं बेच सकते। तो इसलिए इसमें अगर आप आयुर्वेदिक शिफ्ट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि कई बार तो हो सकता है प्रॉब्लम अच्छी हो जाए, कई बार प्रॉब्लम बुरी हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंट क्यों करना, समझ रहे हैं? अगर कोई आप स्पेसिफिक योगिक क्रियाएं नहीं है क्या थायराइड के लिए? कोई स्पेसिफिक योगिक क्रिया एक्सरसाइज? मैंने सुना है उससे दवाई भी बंद होती है, पर अभी आपने बोला दवाई बंद नहीं करनी है। मैं खुद कह रहा हूँ दवाई बंद होती है, मैंने कहा कि नहीं दवाई बंद होती है। नहीं तो आपने बोला ना दवाई बंद नहीं करनी है, मतलब जब दवाई लिखती रहनी है और योग भी करते रहना। हाँ, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए तब तक दवाई नहीं बंद कर। ऐसे ही अपने मर्जी से मतलब कभी भी दवाई ऐसे नहीं। में आ जाए कि बंद, मतलब अब नहीं है थायराइड तो बंद करनी। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि मिनिमम डोज पे जाके दवाई छोड़ी जा सकती है, कुछ मुश्किल नहीं है। योर विश। लेकिन सर आपने ये 90 डेज का कल बताया था ना कि कैसे करना है, दवाई हाँ, छोड़ना है तो बिल्कुल दवाई छोड़ी जा पूरा सकती है। प्रोटोकॉल। हाँ कि 125 डेज सर, 125 डेज बताया था। हाँ, पहले पहले 90 फिर 90 ऐसा। तो वो स्टार्टिंग तो उससे कर लिया। हाँ, हाँ, 30 90 डेज 35 डेज के कंफर्टेबल हो बाद तो वो चक्र फिर से हाँ। रिवाइज। अच्छा। तो ये बहुत जरूरी है दवाई छोड़ना। मैं दवाई को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दवाई बहुत जरूरी है, दवाई ही खाना एकमात्र सोल्यूशन है। पर दवाई छोड़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा डोज हो। इसी तरीके से मैं पंकज जी आपको भी यही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक तो मैं आपको कह चुका हूँ सबको कि प्लीज टाइप मत किया करो, क्योंकि इधर देखते हुए ना, ये एलोपैथी मेडिसिन आयुर्वेदा मेडिसिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटीज बीपी हार्ट डिजीज में तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डायबिटीज पे आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छी हैं, बीपी पे आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जब तक फिक्स ना हो जाए तब तक नहीं। पर बीपी डायबिटीज की दवाएं छोड़ी जा सकती हैं 100%। थायराइड की दवाई छोड़ी जा सकती है 100%। बस आपको
थोड़ा समय देना होगा अपने आप को और अपने दी पूरे दिन भर की दिनचर्या में। अगर आपने, और ये आई भी बीमारी इसी वजह से, तो अगर आपने ये कर लिया तो दवाई छूट जाएगी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी दवाई छूटी है। सर ये दवाई खाली पेट लेते हैं, उसका क्या रीजन होता है? सुबह उठते ही लेनी होती है ना? हाँ, इसका रीजन ये होता है कि आपके ब्लड में ये हार्मोन बढ़ जाए, जिससे जो कुछ भी खाओ पियो उससे एनर्जी बन पाए। सर मेरा बेसिकली। थायराइड ठीक होने का यही कारण था कि मैंने मेडिसिन खाया, लेकिन मैंने योग काफी किया सर। शीर्षासन काफी लगाती थी, कपाल भाती, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं द अंगूठे के पास वाला, मतलब सभी अच्छा योग किया, मतलब जब इफेक्ट हुआ मेरा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट अब थायराइड है ही नहीं सर, मुझे मैंने कराया था एक बार की नॉर्मली। एक बार की रिपोर्ट पे मत मानिए, लेकिन हाँ, आपने काफी टाइम से दवाई बंद की है तो ठीक है, बेस्ट है। हाँ जी। अच्छा, अभी पूछा था भारती जी ने कि कुछ स्पेसिफिक कोई क्रिया है क्या, कोई स्पेसिफिक कुछ है? तो हाँ, इसके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज है, मांडुखी मुद्रा। गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाइएगा, मुंह को बंद करके अपनी जीभ को अपर पैलेट पे बार 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 रगड़ना है। तो जब अपर पैलेट पे जीभ को बार बार रगड़ेंगे मुंह को बंद करके, तो जो स्लाइवा बनेगा वो बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ जब आप थायराइड ग्लैंड को देखोगे ना, थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देखेंगे, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई के लिए वेसल्स हैं ये क्लियर हो जाती हैं, तो थायराइड ग्लैंड पे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अ, एक मिनट रुकिएगा। सर ये पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है ना? सर एक बार फिर से नाम बोलिएगा। मांडुखी मुद्रा। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, खान पान का सही ध्यान न रखना इसका एक बड़ा कारण है। हाँ। मेरे पास एक स्लाइड थी इसके ब्लड सर्कुलेशन की, पर वो दिख नहीं रही। प्लीज एक बार आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ज्यादा करनी चाहिए मांडुक्की? क्या कह रहे हैं शेफाली जी? मांडुकी सर मुद्रा कितना टाइम? करने से थायराइड ग्लैंड पे ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा होता है। तो नहीं सर, ये कितना टाइम, से कितना टाइम करना? टाइम क्या, जितनी देर आप कंफर्टेबली कर पाते हो उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा आपके थायराइड ग्लैंड पे। तो जितनी देर तक आप कर पाते हो कर लो। ऐसा नहीं है कि मतलब सर जल्दी खत्म। जीभ को तालू से लगा के बस आगे पीछे घर्षण करना है जीभ का हाँ ऊपर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर की ओर अपर पैलेट पे जीभ को बार बार रगड़ना है, और कुछ बहुत खास नहीं है ये। सर इसे साइड में भी बताया जैसे मसाज करना चाहिए, और सही है कि नहीं? कैसे, गर्दन पे ऐसे ऐसे करके कह रही है? नहीं नहीं सर, ये साइड से ही साइड होल्ड पे करके भी। ऐसे मसाज करने से मसल्स अच्छी हो सकती हैं, कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, देखिए, गर्दन पूरा पीछे ले जाके ये ऐसे हाँ, बताया। कोई नुकसान नहीं है, ऐसे करने से कोई नुकसान नहीं है। सर अगर इससे गर्दन की जो सामने की मसल है ना, पहले पैटेल में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा, वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें, जिससे जो भोजन को निगलने में हेल्प करती है इस सामने की। नहीं, पर जो मैंने आपको दवाई छोड़ने का तरीका बताया ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको।
तो सलाइवा ज्यादा बनने से भी फर्क पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? इससे सलाइवा बन रहा है ना मुंह में, हाँ। एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज तो करने से स्लाइवा इंप्रूव होने से थायराइड डिसऑर्डर का तो नहीं है, लेकिन आपके पाचन का काफी कुछ अच्छा है। तो फिर सर लोग बबल कम खाते हैं, देखो वो सलेवा आता रहता आता रहता आता रहता। वो सब वो सब काम की चीज नहीं है। बस ये बहुत अच्छा पूरा। चलिए अगली क्लास में मैं देखता हूँ। मेरे पास थायराइड पे ना एक अच्छा। जिनकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है तो उनको थायराइड डिजीज के कारण ही होती है ना सर? हाँ, वो बहुत लेटर स्टेज है। देखिए, थायराइड डिजीज में जो हमारा रोल है वो है किसी भी इंसान की मेहनत को एक जैसा करना। ठीक है। हाँ सर, जब किसी मैंने इंसान की देखी हुई मेहनत है एक सर जैसी कर देंगे, तरह की आंख। हाँ, जब एक एक जैसी मेहनत हो जाएगी तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते वक्त आप जितना दिमाग की ओर ब्लड सप्लाई अच्छा ले जाएंगे वो बेहतर है। तो बैठ के प्राणायाम करना, बैठ के ध्यान करना, वज्रासन में बैठना, सुखासन में बैठना, पद्मासन में बैठना, ऐसा सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक, सर थायराइड के और लिए। ड्राई कहते हैं, ड्राई बहुत अच्छी दिखाई। उज्जैन थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा मैंने नहीं फील किया, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वोकल बॉक्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो उस समय ब्लड फ्लो तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उज्जाई ब्रीदिंग को भी थायराइड ग्लैंड से रिलेट करते हैं। मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो मैं यही है ना उज्जाई ब्रीदिंग, जिसमें आप वोकल बॉक्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो वोकल बॉक्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उज्जाई ब्रीदिंग कर सकते हो, इससे पैसेज अच्छा हो जाता है आपका। जिनको थोड़े खराटे राटे आते हैं, जिनका ईयर पैसेज कंस्ट्रक्टेड है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप थायराइड पे करोगे तो कोई नुकसान है। थायराइड पे जैसे सिम्हासन करोगे तो कोई नुकसान नहीं है ना। अगर आप जोर से दहाड़ मारते हो तो कोई नुकसान नहीं, इवन फायदा ही है, सिम्हासन कर सकते हो। बट जो इसकी फिजियोलॉजी है वो ब्रेन से है, ना कि ग्लैंड से है। समझ रहे हो? तो आप ग्लैंड को कितना भी मजबूत कर लोगे, ब्रेन पे काम नहीं होगा तो डिजीज में बड़ा ऐसा कुछ चेंज नहीं दिखेगा। तो इसलिए काम दिमाग पे करना है। ऑर्गन को भी मजबूत करेंगे तो बेहतर है। जैसे हम बात करते हैं ना कि यूट्रस पे ब्लड सप्लाई बढ़ा के और स्कल पे ब्लड सप्लाई बढ़ाओ तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते तो सर एक जैसे टेस्ट रिपोर्ट होती है थायराइड की, हैं। एक एक करके बोल। उज्जैन उज्जैन टेस्ट में सहायक होता है सर, किसके लिए किया जाता है? मैं समझा नहीं क्या कह रही दीपालिका जी। उज्जैन प्राणायाम से क्या बेनिफिट होता है सर? बताया, अभी अभी बताया आपको ना कि पैसेज क्लियर हो जाता है आपका। और भी और कोई है उसका बेनिफिट? बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी मैं फिलहाल उस मूड में नहीं हूं कि मैं पीछे जाके रिकॉल करूं और कोई बात नहीं। तो एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, ऊंचाई के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। मैं सर एक मेरा क्वेश्चन था, सर जो अभी टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें एक नोट लिखा होता है कि सर्काडियन वेरिएशन टाइप कुछ लिखा होता है कि पीक लेवल पे होता है और टाइमिंग भी होती है, सर वो क्या है? इसीलिए हमेशा जब भी थायराइड इवेल्युएशन करते हैं, सो अर्ली मॉर्निंग आपकी नींद पूरी होने के बाद, आपके 10-12 घंटे के फास्टिंग के बाद ही थायराइड का लेवल देखते हैं, जिससे एक्चुअली आपकी बॉडी में कितना थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन पहले था जो यूज हो चुका है, अब बचा हुआ लेवल ही हमें पता चला। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो ये बेसिकली सुबह खाली पेट टेस्ट करते हैं, इसलिए वो लिखा होता है। तो फिर काफी सारे टेस्ट वैसे करना चाहिए ना, अगर खाली पेट करना मतलब 10-12 घंटा खाली होना चाहिए। जब भी कोई टेस्ट सिरम से होता है तो वो खाली पेट करना अच्छा होता है। सिरम से किया जाने वाला टेस्ट खाली पेट करना अच्छा होता है। जहां इन्फेक्शन फिगर आउट कर रहे हैं वो टेस्ट कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जहां पे बायोकेमिक वैल्यूएशंस लेनी है
वो सब खाली पेट 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद अर्ली मॉर्निंग वाले सैंपल से लिए जाए तो बेस्ट होगा। तो चाहे आपको इंसुलिन देखना हो, चाहे आपको HbA1c देखना हो, चाहे आपको ग्लूकोज फास्टिंग देखना हो, चाहे आपको लिपिड प्रोफाइल देखना हो, चाहे आपको लिवर फंक्शन देखना हो, है ना, किडनी फंक्शन देखना हो, कोई यूटीआई इन्फेक्शन देखना हो, इन सब के लिए सुबह सुबह का सैंपल बेहतर सैंपल होता है। लेकिन अगर कोई जैसे मानो टाइफाइड देखना है, जॉइंटिस देखना है, तो किसी भी समय का सैंपल काम आ जाएगा। किसी को एड्स का टेस्ट कराना है या किसी को कोई और दूसरा ब्लड टेस्ट कराना है, तो किसी भी टाइम का सैंपल काम आ जाएगा। तो मतलब रात को 10 बजे तक, मतलब 10-12 घंटा, मतलब रात को भी टाइम पे खा लेना चाहिए, वो भी तो बात है ना। बिल्कुल। हम ऐसे मानते हैं कि लोग रात को 8-9 बजे तक खा लेते हैं, तो जब 8 बजे खा लिया आपने तो सुबह 8 बजे तक सैंपल देना ठीक होता है, 12 घंटा, मतलब 10 से 12 घंटा का वेरिएशन। तो जो लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो सुबह जल्दी जल्दी सैंपल दे देते हैं। सर अगर TSH हमारा ठीक है और T4 भी ठीक है और T3 हमारा पॉइंट में मतलब नीचे आ रखा है, बोल्ड लेटर्स है, तो थोड़ा इससे कुछ थोड़ा फर्क थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो इग्नोर कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो इग्नोर इसलिए कर दीजिए क्योंकि वो ये अलग अलग दिन काम काज आपने कल का दिन कैसा बिताया उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन। तो थोड़े बहुत वेरिएशन से कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस होगा नहीं। ये तो मेन तो हमें ब्लड TSH देखना है। ब्लड टेस्ट में, हाँ, ब्लड टेस्ट में भी अगर आप देखोगे मानो आपको कुछ पॉइंट्स का वेरिएशन मिल रहा है तो नॉर्मल है। जैसे आप बीपी में देखते हो ना 120 से 130 तक का है तो ठीक ठीक है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि हाँ बॉर्डर लाइन की ओर बढ़ रहा है। अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो मतलब गड़बड़ी की ओर बढ़ रहा है, अभी ध्यान रखने की जरूरत। नीचे की ओर बढ़ रहा है तो मतलब चीजें और बेहतर करने की जरूरत है। तो नीचे का इससे 90 आ रहा है, ऊपर का 120 आ रहा है, तो सही है, बड़ा होगा ना नीचे। थोड़ा आपकी वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये बीपी लगातार आ रहा है रोज, लेकिन अगर ये एक आध बार आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आपका सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ के आए तो ये आपके वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट करता। पर ये लगातार आ रहा है तो, एक दो बार आया तो कोई चिंता की बात नहीं। बीपी की बीमारी वैसे भी मैं पहले बताया था एक दिन में डायग्नोस नहीं होती। एक बार आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो ये बीमारी नहीं है। सर उसको रेगुलर चेक करना चाहिए ना। हाँ, बीपी की बीमारी अगर किसी को है तो उसको रोज अपना ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। मैंने देखो आदत बना रखी है, रोज रात को, रोज सवेरे, सुबह आता हूँ इस टेबल पे तो एक बार ब्लड प्रेशर देख लेता हूँ, जब ये टेबल बंद करता हूँ तब एक बार देख लेता हूँ। ये बहुत जरूरी है, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहिए। तो अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा अनहेल्दी है, बहुत स्ट्रेस कंडीशंस हैं, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना अच्छी बात सर काफी साल मेरे को ना लो बीपी था, जैसे मतलब 60 वैसे था लो वाला, बट अभी तो वैसे नहीं है। बट मेरे को कभी कुछ फील नहीं हो रहा था, आई यूज्ड टू फील वो नॉर्मली वैसे। है। ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है। मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल दिया ना कि मेरे टेबल पे बीपी मशीन हमेशा रखता हूँ, इसी वजह से कि यार सामने मशीन रहेगी तो मन होगा चलो देख लेते हो। ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम जल्दी नहीं दिखते, ना लो बीपी के ना हाई बीपी के। जब एक्सट्रीम लो होगा तब दिक्कत होगी, एक्सट्रीम हाई होगा तो दिक्कत होगी। ठीक उसी सर लो, तरीके से सर हमें क्या थायराइड क्या में भी करना चाहिए? अगर लो हो गया एकदम ही तो हमें क्या करना चाहिए? पानी पानी रोज पानी नियम से पीना चाहिए। रोज पानी नियम से पिएंगी, महीने भर में अंतर आ जाएगा। सर मुझे आजकल ना पढ़ते टाइम बहुत जल्दी जैसे क्लास में भी नींद आने लगती है, अभी नहीं आ रही जहाँ मैं बुक लेके बैठी हुई। तो ये सर बीपी लो के कारण नहीं या फिर वैसे कुछ नहीं? जबकि मैं सुबह मॉर्निंग में भी इतना जल्दी नहीं उठती, 5 साढ़े 5 ही उठती हूँ और 10 11 तक सो जाती हूँ, बस क्लास खत्म होती। नहीं देखिए, ये पढ़ते वक्त नींद आना ये कोई बीमारी नहीं है। ये आपके दिमाग की
किताब से दोस्ती है। ठीक है, ये अगर इसको स्वाभाविक है। चेक करना चाहते हो, स्टूडेंट से पूछो सबको नींद आती है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप कोई रैंडम मैगजीन उठा लेना जो आपको अच्छी लगती है, या कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना जो टॉपिक आपको पसंद है, कोई स्टोरी पढ़ने लगना या कुछ पढ़ने लगना, तब अगर नींद आ रही है तो प्रॉब्लम है ना। अगर जैसे अगर इंटरेस्टिंग अगर चीज होगी तो कभी नींद नहीं आएगी, और अगर बोरिंग होगी तो नींद आएगी। मैं वही वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने पे भी नींद आ रही तो प्रॉब्लम है, अगर इंटरेस्टिंग पढ़ने पे नींद नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लास में भी सर बहुत तेज आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही, अब नॉर्मल हो गई। अरे ऐसा चलिए, मन कर रहा था कि बंद कर सो जाए। कोई नहीं, थैंक यू आज की सर। बातचीत को हम यही खत्म करते हैं। मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना होगा, मेरे कोई नोन जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम सर संडे को नमस्ते सर। सबने 10 लोगों ने तो कंफर्म कर दिया है, तो करेंगे सर बिल, क्लास संडे की। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हेमा जी। ठीक है। जी, थैंक यू। हेमा जी मेरा भी कल नाम भी डाल होगी क्या दीजिए। क्लास? कल भी होगी सर क्लास? हाँ जी। हेमा जी मेरा नाम भी डाल दीजिए। ठीक है। नमस्ते सर।